नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमित। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। कहानी दो दोस्तों की है और कहानी भेजने वाले हमारे प्रिय मित्र और हमारे सब्सक्राइबर दिनेश भाई, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। दिनेश भाई कहते हैं कि बचपन से इनको कुछ एडवेंचर, कुछ अलग करने का बहुत शौक था और इनके एक मित्र जो कि राहुल राहुल भाई उस एडवेंचर में हमेशा इनका साथ दिए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि दिनेश और राहुल एक अच्छे मित्र, एक अच्छे दोस्त होते हैं। एक साथ स्कूल में पढ़ाई किए, फिर कॉलेज में पढ़ाई किए। जब जॉब की बारी आई तो दोनों दोस्त अलग अलग हो गए। काफ़ी लंबे समय के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को याद करते हैं और उनमें बहुत सारी बातें चलती हैं। राहुल और दिनेश एक दूसरे में बातचीत होती है और अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई थी। दिनेश की शादी होने वाली थी। दिनेश और राहुल बात करते करते एक दूसरे को ये कहते हैं, यार काफ़ी लंबा समय हो गया, हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। एक हफ्ते का छोटा ट्रिप प्लान करते हैं और कहीं घूम आते हैं। तो दिनेश ने बोला, हाँ यार चलो कहीं घूम के आते हैं। फाइनली वो लोग ने गूगल किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दिनेश को डरावनी जगह, जंगल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दिनेश को भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एडवेंचर जगह जाना, हॉन्टेड जगह जाना और तरह तरह के लोकेशन को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। तो दिनेश गूगल किए और अपने दोस्त राहुल को तैयार किए कि काम करो यार, मैंने काफ़ी लंबे समय से राजस्थान में एक भानगढ़ किला है, मैंने उस किला के बारे में काफ़ी सुना है, क्यों ना यार हम लोग चलते हैं यार। तो राहुल भी दिलेर आदमी, उसने बोला, भाई जहाँ मेरा दोस्त खुश है, तुम्हारी खुशी में ही हमारा सब कुछ है, चलो घूम के आते हैं। तो फाइनली दोनों ने अपना प्लान कर लिया कि मेरी गाड़ी है, हम लोग, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। हम लोग झारखंड से, मतलब झारखंड के दोनों लोग रहने वाले थे और जो राहुल थे वो साहेबगंज के थे और जो दिनेश थे वो रांची के थे। तो फाइनली दोनों लोग ने एक जगह हुए और निकल गए राजस्थान के लिए। इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, बढ़िया घूमते फिरते मस्त हर चीज़ को एंजॉय करते हुए पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान में एक भानगढ़ किला है, उस किला के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। वो बहुत ही एक हॉन्टेड जगह है। वहाँ सरकार द्वारा एक नोटिस भी लगाया गया है कि शाम को 6 बजे के बाद और मॉर्निंग में 7 बजे के पहले कोई उस किला में एंट्री नहीं कर सकता। तो वो लोग को उस किला को देखने की बहुत इच्छा थी कि हम लोग चलेंगे, जो सुने हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। फाइनली हम लोग उस किला को देखते हैं। दोनों दोस्त आपस में डिस्कस करते हुए पहुंच गए और पहुंचते पहुंचते दोपहर के तकरीबन 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3। तो उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे बातचीत किया, डिस्कस किए कि अ, हमको भानगढ़ किला जाना है, क्या इस समय जाना ठीक रहेगा। तो जो वहाँ के लोकल लोग थे वो लोग बोले कि नहीं, इस समय आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस समय बहुत डेंजर है, आप कल सुबह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों बोले कि ठीक है यार, जब आए ही हैं तो भानगढ़ किला हम लोग कल दिन में देख लेंगे, चलो इस समय हम लोग कहीं घूम लेते हैं। फाइनली उन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग किला की तरफ बढ़ते ही चलेंगे, आसपास कहीं होटल वगैरह मिलेगा तो हम लोग कमरा लेके रात में स्टे करेंगे। फिर फाइनली हम लोग सुबह कल पूरे किला को देखेंगे कि क्या है, क्या खास है इस किला में।
जो लोग 6 बजे के बाद और सुबह सुबह 7 बजे तक कोई नहीं आता यहाँ पे। ऐसा दोस्तों ने डिस्कस किया और किला की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को तकरीबन तब तक 8 से 9 बज चुके थे। इन लोगों ने अभी तक कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था। गाड़ी में ही कहीं रुक रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ को एंजॉय करते हुए किला से तकरीबन 10-12 किलोमीटर जब पहले पहुंचते हैं, अब इन लोग का टाइम हो गया था वहाँ 10 या 11 के बीच का। वो लोगों ने होटल का तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन होटल मिला नहीं उन लोगों को। अब तक होटल मिला नहीं उन लोगों को। वो लोगों ने सोचा कि यार रात का टाइम है, गाड़ी में हम लोग कब तक टाइम बिताएंगे। चलो कहीं ना कहीं आसपास तो कोई तो होटल होगा, कोई होटल होगा, घर होगा, कॉटेज होगा, जहां हम लोग अपना रात स्टे कर सकते हैं। फाइनली उनको एक होटल मिलता है सड़क के किनारे। एक टूटा फूटा सा बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ रात को ठहरने की उत्तम व्यवस्था। वो लोगों ने राहत की सांस ली, सोचे चलो ठीक है यार, कम से कम रहने के लिए एक व्यवस्था तो हो गया, रात का रुकने के लिए। वो लोग होटल के अंदर जाते हैं और होटल के जो काउंटर पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उन लोगों ने उससे पूछा कि अंकल, हम लोग को रात को रुकने के लिए कोई कमरा मिल सकता है क्या। तो अंकल ने इशारा करते हुए एक चाबी पकड़ा दी और उसने बोला कि 1300 रुपये आप काउंटर पे जमा कर दीजिए। राहुल ने बोला 1300 रुपये? अरे यार 1500 बोल सकते हो, 1000 बोल सकते हो, 2000 बोल सकते हो, 1300 क्यों। उस बुजुर्ग ने बोला कि जितना बोला उतना करो, बकवास मत करो। बहुत गंभीर आवाज में उसने बोला। राहुल सोचा यार कैसे भी करके दे इसको यार, चल हम लोग चलते हैं। उसने बोला कमरा कौन सा है, तो उसने बोला 2nd फ्लोर, कमरा नंबर 13। राहुल चाबी लिया, फटाफट अपना लगेज लिया गाड़ी से और कमरा नंबर 13 में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम और आप कहीं भी अनजान जगह जब होटल या कहीं घूमने जाते हैं, हमें आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पे सदियों पहले क्या हुआ था। हम आप बस शांति से यही सोचते हैं कि यार कोई अच्छा होटल मिले जहाँ हम लोग रात को रुक सके। हमें आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आज इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह सुनेंगे तो शायद ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपके पास एक आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि कहीं भी रुकने से पहले उस जगह के बारे में, उस होटल के बारे में या उस घर के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर राहुल और दिनेश बहुत बड़ी गलती करते हैं। हालांकि लाजमी है, नई जगह जाते हैं उसके बारे में बहुत कम पता होता है। तो राहुल और दिनेश होटल लिए, कमरा नंबर 13 में जाके दोनों लोग अपना सामान वगैरह सब रखे और बेड पे जाके सो जाते हैं। उनको सोए हुए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ होगा। राहुल तो पूरी तरह सो गया था, लेकिन दिनेश जग रहा था और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, रील देख रहा था। लेकिन दिनेश के मन में एक बात चल रही थी कि अंकल ने 1300 रुपये ही क्यों मांगा, कमरा नंबर 13 ही क्यों दिया। ये बात दिनेश को हजम नहीं हो रही थी। कमरा नंबर 13, पैसा भी 13। फिर उसने सोचा कि होगा कुछ, मुझसे क्या, रात बितानी है, सुबह फिर निकल चलेंगे। लेकिन तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो रूह को पूरी तरह कपा देती है। भाई साहब पूरी तरह से आप डरने वाले हैं। प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा कि लाइट आप ऑन कर लें, क्योंकि जो घटना दिनेश ने मुझे बताया है, मैं उस समय सुन रहा था, मेरी खुद की हालत एकदम फटी पड़ी थी। सैल्यूट है दिनेश भाई को।
कि उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे उन्होंने मजबूती से संभाल रखा। उनके साथ घटता है ऐसा कुछ घटना है कि राहुल उनके बगल में सोया हुआ है और दिनेश भाई लाइट ऑफ करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। तभी उनकी जो स्विच ऑफ किए थे लाइट, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, फिर ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है। बार बार ब्लिंक करके एक साथ सब चीज बंद हो जाता है। कमरे का एसी बंद हो गया, फैन बंद हो गया। दिनेश सोचे, अरे ये क्या हो रहा है। होता है नॉर्मली सबके साथ, कभी लाइट ऐसा कुछ बार बार बिलिंग करके कट जाती है। लेकिन दिनेश को तभी टॉयलेट जाना था। वो मोबाइल का फ्लैश ऑन किए, टॉयलेट की तरफ जैसे ही बढ़े, देखते हैं कि जो टॉयलेट का कमोड होता है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। यकीन मानिए, एक पल के लिए दिनेश का ब्लड पूरी तरह ठंडा पड़ गया। दिनेश पूरी तरह शॉक्ड, न दिमाग काम कर रहा है, न जुबान काम कर रही है, न शरीर काम कर रहा है। करूं तो क्या करूं। दिनेश को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमरा तो सिर्फ हम दोनों बुक किए हैं, ये बाथरूम में कौन बैठा है। फिर जैसे ही मोबाइल का फ्लैश कमोड की तरफ करते हैं तो कोई नहीं। फिर दिनेश बोलते हैं, अरे अभी तो यहाँ कोई बैठा था और अभी कोई नहीं। भाई साहब, उस समय का जो सिचुएशन था, जो जो समय था, जो माहौल था वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा डरावना। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जिसके ऊपर बीती है ये दास्तान, वो किस तरह से इस चीज़ों को अपने ऊपर झेला है। हालत खराब कर देने वाली बात है ये। मोबाइल का फ्लैश ऑन किए, देखे कोई नहीं, और फिर उनके मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो रही, ऑन हो रही, बंद हो रही, ऑन हो रही। दिनेश सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं। बाथरूम का जो शीशा था उस पे लिखा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, वो भी ब्लड से। यकीन मानिए, ऐसा शब्द पढ़ने के बाद और ब्लड से, खून से लिखा हुआ शब्द कोई भी पढ़ेगा, उसके शरीर में हर एक रोम रोम में ठंडक दौड़ेगी, ब्लड पूरी तरह जाम हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब दिनेश के साथ लगातार एक से एक वारदात होते जा रहे हैं। दिनेश बाथरूम से भाग के आते हैं बेडरूम की तरफ, देखते हैं उनका जो दोस्त है राहुल, वो उल्टे सर दीवार पे चढ़ रहा है। दिनेश सोचे, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वहाँ ये घटना और यहाँ मेरा दोस्त उल्टा हुआ है। तभी दिनेश को कुछ समझ में नहीं आया और पूरे जियो जान से वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाते हुए जो होटल का जो लॉबी है उसके तरफ भागना चाहा उन्होंने, कि ये सोचे कि कोई आसपास और कमरे में, इस होटल के कमरे में और कोई रहेगा तो कम से कम दरवाज़ा खोल के बाहर तो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस होटल में कोई रहेगा तब ना बाहर आएगा। वो होटल पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। फिर दिनेश के मन में ये आता है कि अगर मैं अकेले बाहर भागता हूँ तो मेरा दोस्त राहुल पीछे छूट जाएगा, मुझे उसको भी साथ लेके जाना चाहिए। कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उनका दोस्त सेम उसी पोजीशन पे है, उल्टा लटका हुआ। लेकिन दिनेश शायद कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं या पहले से कुछ किताब वगैरह पढ़े थे। वो जान गए कि यहाँ पे कोई तो है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हम दोनों को यहाँ देखना नहीं चाहती है, हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है। लेकिन रात का 2 से 3 बज रहा था और दिनेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि अपने दोस्त को लेके किसी तरह उस गाड़ी में बैठ के वहाँ से हटने का ऑप्शन था। लेकिन उनका दोस्त ऑलरेडी बहुत मुसीबत में था, शायद उसकी जान बस कुछ ही क्षण में निकलने वाली थी। लेकिन दिनेश दोस्ती का वास्ता
और दोस्ती को बचाने के लिए राहुल को जाते हैं, अपनी बाहों में कस के नीचे पकड़ते हैं, खींचते हैं और राहुल बेड पे गिरता है। राहुल की आंख खुल जाती है और राहुल जोर जोर से रोने लगता है। दिनेश उसके मुंह को बंद करता है, बोलता भाई प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग, वरना हो सकता है आज ये रात मेरे और तेरे ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। राहुल जैसे तैसे आनन फानन में सब पैकिंग करते हैं और सीढ़ियों से उतर रहे हैं, दर 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 नीचे उतर रहे हैं और सामने देखते हैं दोनों लोग एकदम फीस, एकदम अवाक हो गए। वो लोग क्या देखते हैं कि काउंटर पे जो बूढ़ा था वो बूढ़ा है ही नहीं, काउंटर पे जो घड़ी थी वो घड़ी है ही नहीं, काउंटर पे वहाँ सिर्फ और सिर्फ धूल जमी हुई एक टेबल था। 10-15-20 साल पहले अगर कोई चीज़ बंद पड़ी हो काफ़ी लंबी समय से, कैसे इस पे धूल मिट्टी ये सब जमी होती है। और बगल में एक गंदा सा अखबार चिपका हुआ था जिसमें लिखा था कि 2012 कमरा नंबर 13, 2 मुसाफिरों की मौत का रहस्यमय के कारण ये लॉज बंद है। भाई साहब, जब इस तरह का शब्द दिनेश और राहुल पढ़ते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शाम के वक्त जिस बुजुर्ग से वो बात किए थे, जिसको 1300 रुपये दिए थे और कमरा नंबर 13 की चाबी लिए थे, वो क्या था वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं। उस समय उनको लग रहा था कि लाइट है और सब जितने भी मुसाफिर रुके हुए हैं सब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। लेकिन जब रात को तकरीबन 1 से 1:30-2 बजे के बीच में देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, मकड़ी के जाल लगे हुए हैं। 2012 में ही वो होटल बंद हो चुका था। उनको कमरा वो कैसे मिला? कौन था वो बुजुर्ग, वो अंकल कौन था जिसने उनसे 1300 रुपये लिया और उनको कमरा नंबर 13 की चाबी दिया? जरा सोचिए पहले। ये कहानी जितने आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ और आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, उतनी आसान कहानी है नहीं। जिसके दिल पे बीतती है, जिसके साथ ये घटना घटित होती है, वही जानता है। दिनेश कहते हैं कि मैं एक पल के लिए ये मैं जान गया था कि आज हम लोग नहीं बचेंगे। कोई तो ऐसी निगेटिव आत्मा, कोई तो ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को ये से भरमा रही है। बस आज की रात किसी तरह हम लोग बच जाएं। सुबह भाड़ में गया भानगढ़ किला, भाड़ में गया यहाँ के लोग। मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ, बस किसी भी तरीके से मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ। तब तक राहुल को पीछे से एक शक्ति ऐसे खींच रही थी कि राहुल बार बार आगे जाने की कोशिश कर रहा था अपनी गाड़ी की तरफ। दिनेश गाड़ी में बैठ चुका था, वो बस यही वेट कर रहा था कि राहुल तुरंत आ जा और हम लोग बैठते हैं, बस निकल चलते हैं। लेकिन राहुल बैठने ही वाला था, तभी पीछे से उसको कुछ ऐसी ताकत खींच रही थी पीछे की तरफ कि राहुल बस खींचा चला जा रहा था। दिनेश अपने ड्राइविंग सीट से उतर के राहुल को बुला रहा है बार बार, भाई आ जा, तो पीछे क्यों जा रहा है? राहुल बोल रहा है, यार मैं आगे आने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं पीछे जा नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई तो है जो खींच रहा है। जरा सोचिए पहले वो मंजर क्या था। फिर राहुल किसी तरह जैसे तैसे करके गाड़ी की तरफ आता है, गेट खोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है और दिनेश गाड़ी किसी तरह आगे निकाल के और बस हाईवे पे लेके आता है। जैसे ही हाईवे पे लेके आया तब तक तो बज चुके थे 3:30 या 4। ये 3-4 घंटा की घटना जो उनके साथ बीत रही थी, मॉर्निंग के 4 बज गए। दिनेश को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, लेकिन दिनेश लेफ़्ट की तरफ लेता है और लेफ़्ट का रास्ता शायद वो डिसीजन दिनेश की ज़िंदगी का बहुत बेस्ट और राइट डिसीजन था। क्योंकि जैसे ही लेफ़्ट लिया, सामने 2 किलोमीटर पे एक गांव पड़ता है और तब तक गांव के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए धीरे धीरे रोड पे आना शुरू हो गए थे। और जब रोड पे दिनेश देखते हैं,
उनको बहुत अच्छा फील होता है। और फाइनली मॉर्निंग हो गई, सुबह के 6 बज गए और दिनेश किसी चाय की टपरी पे, किसी ढाबे पे गाड़ी रोक के जब चाय पीना शुरू करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं कि चाचा ऐसी सी बात है, रात का टाइम था, मैं एक कमरा लिया, एक होटल लिया जिसमें मुझे कमरा नंबर 13 ही मिला। वहाँ के लोग बताते हैं कि बेटा, आप या आपके घर वाले शायद ही कोई ऐसा बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं। सॉरी, वहाँ के लोग बताते हैं कि बेटा शायद ही आपके घर वाले और या आप कोई ऐसा बहुत बड़ा पुण्य का पुण्य का का पुण्य का काम किए हैं जो आज आप लोग बच गए, वरना उस कमरा नंबर 13 में जाने के बाद कोई बच के वापस नहीं आया। दिनेश कहते हैं कि मैं वो कहानी, वो मंज़र आज भी नहीं भूलता हूँ। और फिर हम लोग का जो भानगढ़ किला जाने का प्लान था वो कैंसिल किया और हम लोग अपने घर आ गए। आज अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस कहानी को कहते हैं, सुनाते हैं तो बहुत ही डरावना लगता है। लेकिन मैं दिनेश भाई के हिम्मत को दाग देता हूँ, सलाम करता हूँ। शायद अगर उस समय दिनेश भाई अगर हिम्मत नहीं दिखाए होते तो आज हमारे बीच में ये दोनों भाई नहीं होते। दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ तो जरूर जाते हैं लेकिन बाहर का रास्ता उनका नहीं होता है। वो कमरा नंबर 13 की कहानी दिनेश भाई के साथ वो उनका वहम था या एक सच्ची घटना। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग कभी भी जब कहीं भी किसी होटल में रुके तो प्लीज़ चौकन्ने रहें, सावधान रहें। पहले हमारी आपकी सेफ्टी, उसके बाद एंजॉय। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दें। तब तक के लिए ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।